ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हमें इन डेप्थ लिखना पड़ेगा मेंस आंसर राइटिंग में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 1885 से लेकर 1947 तक का इतिहास। इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में कि क्या क्या घटनाएं पहले हुई और उसके बाद क्या क्या उन घटनाओं का सीरीज है, उस सारी बातों के बारे में हम आज हिस्ट्री के इस वीडियो क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए हम आज का वीडियो क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1885 से 1947 तक के 1947 तक के टाइम पीरियड में क्या क्या मुख्य घटनाएं घटित होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है और इसे गठन करने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्ट में हम इसे इन्हें एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो वहां से लेके 1905 तक का जो टाइम पीरियड रहा वो कहीं ना कहीं वैसे लीडर्स रहे हैं जिनका प्रेयर और पेटिशन पर विश्वास था, और ऐसे लीडर्स को हम नरम दल नेताओं के नाम से जानते हैं। इनमें हमारे पास जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें हम पॉलिटिकल ग्रुप महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के बारे में दिया है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने ड्रेन किया है वेल्थ को। इसके आगे भी अगर हम चर्चा करें तो उसमें हम बता सकते हैं कि फिरोज शाह मेहता, इनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है शुरुआती स्टार्टिंग के लीडर्स में। तो हम 1885 से 1905 तक के टाइम पीरियड को हम मॉडरेट एरा यानी कि हम इसे नरम दल का इतिहास कहते हैं। तो हम सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं 1885 से लेकर 1947 तक का टाइम पीरियड का। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1885 से 1947। इसमें हम इसको मेनली 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला सेगमेंट है उसे हम नरम दल यानी कि मॉडरेट्स कहते हैं, मॉडरेट्स। दूसरा है गरम दल जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, और तीसरा है हमारे पास गांधीयन एरा। तो तीनों का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो मॉडरेट्स का टाइम पीरियड 1885 में जब कांग्रेस का गठन होता है वहां से लेके 1905 तक का टाइम पीरियड मॉडरेट्स का रहता है। फिर 1905 से लेके 1915 तक का टाइम पीरियड एक्सट्रीमिस्ट गरम दल का रहता है, और 1915 जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं वहां से लेके 1947 तक का टाइम पीरियड जब भारत आज़ाद होता है तो वहां तक का गांधीयन एरा रहता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या घटनाएं नरम दल के टाइम पीरियड में, क्या क्या गरम दल के टाइम पीरियड में, एक्सट्रीमिस्ट के टाइम में, और क्या क्या गांधीयन एरा के टाइम पीरियड में। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नरम दल के बारे में। नरम दल का इतिहास अगर हमें पढ़ना है तो इसमें हमें 3 लीडर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम तो लेना ही होगा। सबसे पहले हम गोपाल कृष्ण गोखले का नाम लेना होगा। दूसरे नंबर पे हमें दादा भाई नौरोजी का नाम लेना होगा, और तीसरे नंबर पे हमें फिरोज शाह मेहता। इन तीनों नेताओं का नाम, इन तीनों लीडर्स का नाम तो हमें हमेशा नरम दल के इतिहास में हमें लेना ही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, इन तीनों का कहीं ना कहीं इनका जो मेथड था वो प्रेयर और पेटिशन था। प्रेयर और पेटिशन कहीं ना कहीं किसका, तो हम कह सकते हैं कि नरम दल का जो मेथड था वो कहीं ना कहीं प्रेयर और पेटिशन पे विश्वास था। इसके आगे का जब हम चर्चा करेंगे तो हम उसमें इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जान लेते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें हम पहले ही बता चुके हैं कि इन्हें हम पॉलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कि दादा भाई नौरोजी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का कंसेप्ट दादा भाई नौरोजी ने दिया। उसके बाद फिरोज शाह मेहता, जब हम भारत के बहुत सारे एसोसिएशन के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें से एक में हमारा फिरोज शाह मेहता का नाम आएगा, तो हम इन डेप्थ आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि जब 1905 से 1906 का टाइम पीरियड चल रहा था, जिस समय बंगाल पार्टीशन होता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल पार्टीशन होता है, तो उस समय में स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट कराया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1905 से लेके और 1906 तक का जो टाइम पीरियड रहता है, 1905 से 1906 तक का टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में हमारा स्वदेशी मूवमेंट का टाइम पीरियड रहता है। 1905 से लेकर 1906 तक का स्वदेशी मूवमेंट का हमारा टाइम पीरियड, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 1905-1906 के टाइम पीरियड में चलता है। अब ऐसा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्टार्ट तो बंगाल में, हम देख सकते हैं कि स्टार्ट होता है बंगाल में, लेकिन लेटर हमारा ये कंसेप्ट आगे चल के पूरा भारत में इसे स्प्रेड होना पड़ता है। तो इस चीज़ के बारे में हम फिर आगे चर्चा करते हैं। तो अभी यहाँ तक हमने देख लिया कि 1885 से 1905 तक का जो टाइम पीरियड रहा वो मॉडरेट्स का रहा। इसके आगे जो हम चर्चा करते हैं तो 1905 से लेकर 1915 तक का जो टाइम पीरियड रहा वो कहीं ना कहीं गरम दल का रहा है, जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट एरा कहते हैं। और इसमें हम 3 महत्वपूर्ण लीडर्स का नाम तो हमें लेना ही पड़ेगा। जो पहला है वो है लाला लाजपत राय, दूसरा हमारे पास बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा है बिपिन चंद्र पाल, और इन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। और कभी कभी ऐसा यूपीएससी में देखने को मिला है कि यूपीएससी वैसे फैक्ट को पूछती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो कहीं ना कहीं
यूपीएससी के एस्पिरेंट उस पर ध्यान कम देते हैं। और चौथा एक नाम हमें महत्वपूर्ण है, जब हम एक्सट्रीमिस्ट एरा को पढ़ेंगे इन डिटेल तो हम उसमें अरविंदो घोष का नाम पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं हमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में नंबर 4 पे हमें अरविंदो घोष का नाम लेना ही होगा, क्योंकि बिना अरविंदो घोष के, बिना उनके एक्टिविटीज़ के, उनके द्वारा समझे गए कार्य, उनके द्वारा किए गए कार्य को बिना समझे हुए हम पूरी तरीका से एक्सट्रीमिस्ट को नहीं समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1905 से लेके 15 तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो हमारा एक्सट्रीमिस्ट का रहा है, एक्सट्रीमिस्ट का, गरम दल का। और इनमें जो महत्वपूर्ण हुए हैं वो हैं लाल बाल पाल, जिन्हें हम कहते हैं लाला लाजपत राय, दूसरे पे हम कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, और हम बिपिन चंद्र पाल। और नंबर 4 पे हम अरविंदो घोष का नाम ले सकते हैं। तो हमें पढ़ना होगा कि कैसे हमने समझा कि कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, द वन वाज मॉडरेट्स एंड द सेकंड वाज एक्सट्रीमिस्ट। तो हमें इसके लिए एक घटना पढ़नी होगी और वो है 1907 का सूरत स्प्लिट। जब तक हम 1907 का सूरत स्प्लिट नहीं पढ़ेंगे, 1907 का जो सूरत स्प्लिट होता है, कहीं ना कहीं यही स्प्लिट ऑफिशियली कांग्रेस को 2 भागों में बांट देती है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट 1907 का। और फिर आगे चल के हम देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं फिर सिंगल कॉमन गोल पे आ जाते हैं। और ये हमारा दिखाएगा, कब दिखाएगा, तो ये हमें 1916 में लखनऊ समझौता जब होता है तो उसमें हम पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि फिर मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट फिर एक जगह आ जाते हैं। सूरत स्प्लिट में 2 ग्रुप होता है, एक मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट, फिर आगे चल के 1916 में सिंगल एंटिटी हो जाते हैं और कॉमन गोल को निर्धारित करते हैं, कॉमन गोल लेके चलते हैं। कहीं उस समय बाल गंगाधर तिलक भी डाउन हो जाते हैं और सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आके एक सिंगल कॉमन गोल को लेके भारत की आज़ादी के प्रति सजग हो जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा है कि 1907 में क्या घटना होती है, तो सूरत स्प्लिट की घटना होती है। और सूरत स्प्लिट की घटना का परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो कांग्रेस was officially divided into 2 segments. The one segment was as moderates and the important leaders were Gopal Krishna Gokhale, the political group Mahatma Gandhi, and the second was Dadabhai Naoroji. He had propounded the philosophy of economic drain theory, and then we had Arvindo Ghosh. So then we have Firoz Shah Mehta. So all the leaders were moderates. तो हमने यहाँ तक देख लिया, कि मॉडरेट्स में हमारा हम देख लिया, हमने एक्सट्रीमिस्ट को देख लिया, और हमने ये भी देख लिया 1907 के सूरत स्प्लिट, और फिर 1916 का लखनऊ पैक्ट, कहीं ना कहीं हमने लखनऊ पैक्ट को देख लिया। और 1916 में BHU M3 मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय M3 के द्वारा, M3 हम यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय महामना के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यही एक समय था जिस समय में एक हिस्टोरिकल स्पीच गांधी जी देते हैं इनॉग्रेशन के समय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन के समय गांधी जी एक हिस्टोरिकल स्पीच देते हैं। और इसके बाद जब हम पढ़ना शुरू करते हैं 1915 से लेकर 1947 तक का गांधीयन एरा, तो उसमें हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स को पढ़ने होंगे जिसके बाद हम ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, जिससे हमें एक गुड आंसर फेचिंग में मदद मिले। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं 1915 से लेकर 1947 तक का, 1915 से 1947 तक का गांधीयन एरा। तो हमें 1915 से 47 तक का गांधीयन एरा को पढ़ना है। इसमें हम देखते हैं कि 1947 में गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह होता है। फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ, तो इंडिया में, और वो क्या रहता है, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में खेरा सत्याग्रह होता है, खेरा सत्याग्रह। और 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखने को मिलता है। उसके बाद 1918 के बाद 1919 का टाइम पीरियड, इसमें रॉलेट एक्ट देखने को मिलता है, रॉलेट एक्ट। इसके बाद जलियांवाला बाग देखने को मिलता है। फिर हमें खिलाफत मूवमेंट एंड खिलाफत कमेटी ये देखने को मिलता है। फिर 1920 में NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये देखने को मिलता है। फिर 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट देखने को मिलता है, जिसके
एक फलस्वरूप गांधी जी ने एनसीएम को विड्रॉ कर लिया था, वापस कर लिया था। इसके आगे हम चले तो 1922 के बाद 1927 में हमारा 1923 में स्वराज पार्टी देखने को मिलता है। स्वराज पार्टी में दो लीडर्स CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास प्रेसिडेंट रहते हैं और मोतीलाल नेहरू सचिव रहते हैं। 1927 के बाद हम आगे चले तो 1925 में हमारा काकोरी इंसिडेंट होता है। काकोरी इंसिडेंट वाज ए ट्रेन रॉबरी। इसके आगे हम फिर चले तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और साइमन कमीशन में एक भी ऐसे सदस्य नहीं थे जो भारतीय थे, इसीलिए साइमन कमीशन का भारी में विरोध किया गया था और इसमें एक नारा दिया गया था, साइमन कमीशन गो बैक। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचता है और 1929 का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल लाहौर सत्र होता है। लाहौर सत्र इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र 1929 में होता है और 1929 की अध्यक्षता कौन करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी समय में एक कंसेप्ट दिया जाता है जिस कंसेप्ट को हम पूर्ण स्वराज के नाम से जानते हैं। तो हमें कहना होगा कि पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट 1929 के लाहौर सत्र में दिया गया था। इसके आगे हम चले तो हमें 3 गोल में सम्मेलन देखने को मिलता है। 3 गोल में सम्मेलन इंग्लिश में उसे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। वो लंदन में हुआ था, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ऐसा इसलिए था हम कह सकते हैं क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म संवैधानिक सुधार के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि इंडियंस को इन्वॉल्व करके एक कॉमन रिफॉर्म लाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया जाए। इसीलिए 3 गोल में सम्मेलन लंदन में कराए जाते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट RTC, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड RTC और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड RTC। जो पहला RTC होता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोल में सम्मेलन वो 1930, दूसरा गोल में सम्मेलन 1931 और तीसरा गोल में सम्मेलन 1932। फर्स्ट RTC, सेकंड RTC और थर्ड RTC, 3 गोल। सिर्फ एक 1931 सेकंड RTC 1931 में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं कौन, गांधी जी। और गांधी जी के साथ आते हैं सरोजनी नायडू। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे तो इसी में कहा गया था कि साल्ट लॉ को वापस लेना होगा, उसका CDM को विड्रॉ करना होगा। इसके आगे फिर हमें देखेंगे कि प्रिजनर्स को वो कहीं ना कहीं रिलीज करना होगा। तो ये सब गांधी इरविन, जो कि इरविन उस समय के द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे। उसके बाद हमें 1932 में पूना पैक्ट को पढ़ना होगा, जो कि अम्बेडकर और गांधी के बीच में साइन होता है। उसके बाद फिर हमें 1940 के अगस्त ऑफर को पढ़ना है, 1940 के अगस्त ऑफर को। फिर आगे चल के हमें 1942 के क्रिप्स और क्विट इंडिया मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ना है। फिर 1946 के हमें कैबिनेट मिशन को पढ़ना है, फिर 1947 के हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इसे पढ़ना है। और इस टाइम पीरियड में 1946 से एक पहले 1945 में हमें शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवेल प्लान, कहीं ना कहीं हमें इससे भी डिस्कस करना है कि क्या शिमला कॉन्फ्रेंस क्या था और उसका वेवेल प्लान के साथ क्या लिंक रहता है। तो हमने ये सब देखा है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट इवेंट्स है। नहीं, ये हमारा एक ओवरव्यू है कि हमें ये सब मेजर इवेंट्स पढ़ने। लेकिन यूपीएससी के ट्रेंड को अगर देखा जाए तो अब मेजर और नहीं, माइनर एंड इम्पोर्टेंट एंड वैसे फैक्ट्स को भी पढ़ना होगा जो कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं। कहीं ना कहीं वो छोटे फैक्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो स्मॉल फैक्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो माइनर इवेंट्स होते हैं। लोग जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं, एक्चुअली में ऐसा देखा गया है। लेकिन यूपीएससी का ट्रेंड अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखें तो उसमें से ऐसा मिलता है कि अब डायरेक्ट हिट हमारा मेजर इवेंट से डायरेक्ट हिट कम हो पाता है। अब कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम कहें तो स्मॉल ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में यूपीएससी पूछने लगे, स्मॉल पीजेंट्स रिवॉल्ट के बारे में पूछने लगे, 19th सेंचुरी में क्या क्या बदलाव आने लगे, 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी में क्या क्या बदलाव आने लगे, इन सारी बातों के बारे में यूपीएससी पूछने लगे। तो हमें हिस्ट्री में, अगर हम हिस्ट्री को एज ए ऑप्शनल लेना चाहते हैं तब तो हमें और इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और मेंस में हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं जिससे हम एक अच्छा गुड मार्क्स फेच कर सके।
तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम फिर इसको इन डेप्थ में पढ़ना शुरू करेंगे। और 1885 से अभी तो हमने सिर्फ एक क्विक ओवरव्यू देख लिया है कि हमें किस घटना को किस अनुसार और क्या क्या किस तरीका से पढ़ना है। 1885 से 1905 तक पढ़ना है, फिर 1905 से 15 तक पढ़ना है, फिर 15 से 47 तक पढ़ना है। अब आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसके बारे में